अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में आज हम शुरुआत से बताएंगे। अर्थशास्त्र क्या है और उसकी परिभाषा से शुरुआत करेंगे हम। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं, हमसे जो मिलने वाले हैं कुछ लोग जिनके पास अर्थशास्त्र है, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र अगर पढ़ा जाए सही से तो कठिन नहीं है। हमें अक्सर बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन लगती हैं जिन चीज़ों को हम कभी पढ़ते नहीं हैं या जिनसे पढ़ने से कतराते हैं, वही चीज़ें हमें कठिन लगती हैं। अब यहाँ पर हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की परिभाषा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। क्या है पहले बता दें। अर्थशास्त्र की परिभाषा रॉबिन्स ने दी है सन 1932 में अपनी पुस्तक। रॉबिन्स एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द नेचर एंड साइनिफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसमें उन्होंने परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र की। क्या परिभाषा थी देखते हैं। वो परिभाषा ये थी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, उन्होंने बताया अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित या दुर्लभ दुर्लभ साधनों के मध्य संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा दी थी उन्होंने। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। क्या है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों के मध्य संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यह है अर्थशास्त्र की परिभाषा। क्या है कि अर्थशास्त्र का विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों के मध्य संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा एक अर्थशास्त्री हुए हैं रॉबिन्स, जिन्होंने सन 1932 में अपनी पुस्तक द नेचर एंड साइनिफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक में यह परिभाषा लिखी थी। अब ये तो अर्थशास्त्र की परिभाषा हो गई। अर्थशास्त्र है क्या पता चल गया हमें। अब इसके जैसे कुछ शब्द हैं, साध्यों है, वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों। अब ये साध्यों क्या है? साध्यों का मतलब है आवश्यकताएं। यहाँ पर साध्यों का मतलब है आवश्यकताएं। साध्यों का मतलब क्या है? आवश्यकताएं। साध्यों का अर्थ है आवश्यकताएं। अब वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों के मध्य, अब इसी से संबंधित तथ्य क्या है? इसी में है चयन की समस्या। चयन की ये इसको समझाने वाली ये पूरा स्ट्रक्चर इतना कितना है, इतना समझने के लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। अभी चयन की समस्या, पहले हमें इतना समझने के लिए हमें चयन की समस्या को पढ़ना पड़ेगा। चयन की समस्या। अभी चयन की समस्या क्या है? चयन की समस्या है, इसी का एक टॉपिक है। इसमें क्या है चयन की समस्या में कि जब सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं,
सीमित साधनों और असीमित साध्यों के मध्य, साध्यों मतलब कि साधन, सीमित साधनों और असीमित साध्यों के होने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। कैसे? जब हमारे पास सीमित साधन है, किसी वस्तु की संतुष्टि करने या कोई मंदिर हमारे पास जैसे कि 10 रुपए हैं और हमारे पास 10 काम है। अब 10 रुपए में 10 काम संभव तो नहीं है, क्योंकि कुछ काम 2 रुपए वाले होंगे, कुछ 3 वाले होंगे, कुछ 5 वाले होंगे, और कुछ कम जरूरी होंगे, कुछ ज्यादा जरूरी होंगे, कुछ बहुत कम जरूरी, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, तो हम क्या, जैसे कि साध्यों, सीमित साधनों पर असीमित, सीमित साधनों पर असीमित साध्यों के मध्य चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अब क्या है, जैसे कि हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 चीजें हैं, हमें 10 रुपए में हमारी 10 आवश्यकताएं हैं और 10 रुपए हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हम 10 रुपए से अपनी किन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। तो जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, उन 10 आवश्यकताओं में से जो हम जरूरी आवश्यकताएं चुनेंगे, 10 आवश्यकताओं में से जो हम जरूरी आवश्यकताएं चुनेंगे, उसी को चयन की समस्या कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे 10 आवश्यकताएं हैं, उनमें से जो हम बहुत जरूरी हैं, जिन्हें हम 10 रुपए में संतुष्ट कर सकते हैं, उनको चुनेंगे, बाकी को अलग कर देंगे, तो उसे को ही चयन की समस्या कहा गया है। ये चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चयन की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है जब हमारे पास साधन सीमित होते हैं और साध्य असीमित होते हैं। साधन और साध्य, साधन मतलब कि हमारे पास जैसे कि पैसे हैं, पैसे तो हमारे पास सिर्फ 100 है और मेरी आवश्यकता है 1000 रुपए वाली, जो कि 1000 रुपए में संतुष्ट होंगी। हमें कार भी मतलब कि कार छोड़ी अब महंगी है, पेन भी खरीदना है जिसकी कीमत 10 रुपए है, कॉपी भी खरीदनी है जिसकी कीमत 50 रुपए है, और एक ट्यूबलाइट भी खरीदनी है जिसकी कीमत 100 रुपए, 150 रुपए है। लेकिन हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 100 रुपए। तो हमें इस हिसाब से इन सब चीजों में चयन करना होगा, कौन सी चीज हम 100 रुपए में, कौन सी चीजें हमें खरीदें जो हम 100 रुपए में खरीद सकें। जब हम उन चीजों पर चयन करते हैं तब हमारे पास चयन की समस्या उत्पन्न होती है, तब उसी को हम चयन की समस्या कहते हैं। कि जब हम अपने जो सीमित साधन है और आवश्यकताएं असीमित है, तो उन असीमित आवश्यकताओं में से जो आवश्यकताएं हमारी बहुत जरूरी हैं, उनका जब हम चयन करते हैं, उसी को चयन की समस्या कहते हैं। तभी जब हमारे पास पैसे, जैसे कि इसमें हमारे पास 1000 रुपए की 1000 रुपए हमारे पास हो तो हमारी 10 आवश्यकताएं पूरी होगी, लेकिन हमारे पास 100 रुपए है। अब 100 रुपए में हमारी 10 आवश्यकताओं में से सबसे जरूरी आवश्यकता कौन सी है, वो देखनी है। अब वो देखने के लिए हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि हमारी सबसे जरूरी आवश्यकता कौन सी है, तो इसमें चयन करना पड़ेगा। चुनाव की समस्या है, तो जब चुनाव की समस्या, उसी को चयन की समस्या है। चयन की समस्या के अंतर्गत रखा, ये तो हमें चयन की समस्या है। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा और चयन की समस्या की अब देखते हैं हम मांग। सबसे जरूरी नियम है कि अर्थशास्त्र का बहुत विख्यात नियम भी है, मांग का नियम। शायद ज्यादातर सबको ये नियम पता भी होता है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम, मांग का नियम क्या है ये देखिए। जैसे कि हम यहाँ पे मांग का नियम लिखे गए हैं, परिभाषा इसकी क्या है। मांग का नियम एक अर्थशास्त्री हुए हैं मार्शल, जिन्होंने मांग के नियम की परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है मांग के नियम में, ये बात देखिए। उन्होंने ये बात कही है मांग के नियम में कि जब मान लिया अन्य, जैसे कि अन्य बातों के समान रहने पर, अब अन्य बातों के समान रहने पर इस वाक्य, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को हम अभी इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले मांग का नियम देखिए कि जब अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी हो जाती है।
अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग के नियम की परिभाषा। ये जो मांग के नियम की परिभाषा है कि मार्शल के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में जब किसी वस्तु की कीमत में जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है मार्शल क्या कहते हैं मांग के नियम की परिभाषा के बारे में कि जब अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की मांग कीमत में जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए पेन है, ये मार्कर रख लीजिए, ये मार्कर जो है इसकी कीमत 10 रुपए है, इसकी कीमत 10 रुपए है, और इसकी कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर अगर हम 20 रुपए कर दें तो क्या इसे कोई 20 रुपए में खरीदेगा? जिन्हें बहुत जरूरी होगा वो ही खरीदेंगे, बहुत कम लोग, 1-2 लोग ऐसे खरीदेंगे। लेकिन अगर इसकी कीमत हम 5 रुपए कर दें तो हर व्यक्ति इसे खरीदने में सक्षम होगा, तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, तुरंत ही इसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी प्रकार है कि मार्शल ने इसमें बताया है कि मांग के नियम के अन्य बातों के समान रहने पर, मार्शल के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, तो उसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। और जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ जाती, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं। अब क्या है, मांग का नियम हो गया। अब मांग के नियम के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि पहले मान्यताएं पढ़े। मान्यताएं क्या है? इसकी मान्यताएं जो है, जैसे कि अन्य बातों के समान रहने पर, ये जो वाक्य है ये मान्यताओं से संबंधित है। अन्य बातों के समान मतलब कि अन्य बातों के समान रहने का मतलब है इसकी मान्यताओं के लागू होने पर इसकी कुछ शर्तें हैं, जब वो शर्तें लागू होंगी तब ये नियम मान्य होगा। क्या है अन्य बातों का तात्पर्य? मान्यताएं क्या है? अब मान्यताएं इसकी देखें। मान्यताएं इसकी ये हैं कि अध्ययन की अवधि में उपभोक्ता की रुचि, आदत, आय, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसी है वैसी ही रहना। जैसे कि कोई उपभोक्ता है, वो किसी वस्तु को खरीद रहा है, तो उस समय जिस समय वो किसी वस्तु को खरीद रहा है उस समय उसकी ना उपभोक्ता की रुचि है, जैसे उस वस्तु के प्रति लेकर उसकी जो इच्छा है वो कम नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो वस्तु है उसकी कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, तब ये मांग का नियम लागू होगा। अब मान्यता नंबर 1 क्या है? जैसे कि इसमें दिया गया है अध्ययन की अवधि में, अध्ययन की अवधि में उपभोक्ता की, यहाँ पे उपभोक्ता से संबंध किसका है? जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, किसी वस्तु का उपभोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग करने का मतलब है जैसे कि अगर हम इस मार्कर का उपयोग करते हैं तो हम इस मार्कर के उपभोक्ता हो गए। उपभोक्ता अध्ययन की अवधि में उपभोक्ता की रुचि,
उपभोक्ता की रुचि, आय, व्यवहार, आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लिखने में देर लगती है, वैसे बता देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उपभोक्ता की अध्ययन की अवधि में उपभोक्ता की रुचि, फैशन, व्यवहार आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो मान्यता नंबर 2 क्या है? मान्यता नंबर 2 है कि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि मैं किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो मेरी इच्छा है कि 10 रुपए इसकी कीमत है तो हम इसे खरीद लें। लेकिन जब हम दुकान पर गए और उस वस्तु की कीमत 20 रुपए हो गई, तो क्या हम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। इसीलिए इसमें इसकी दूसरी मान्यता में बताया गया है कि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। नंबर 3, इसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, या इसकी स्थानापन्न वस्तुओं में कोई परिवर्तन ना हो। अब स्थानापन्न क्या होता है? स्थानापन्न ये होता है कि स्थानापन्न स्थानापन्न ये है जैसे कि इस मार्कर है, इस मार्कर का स्थानापन्न पेन हो सकता है, क्योंकि जो काम ये करेगा, लिखने का काम ये करता है और लिखने का काम ही पेन करता है। इसीलिए मार्कर का स्थानापन्न पेन हो गया। मतलब कि जैसे चाय और कॉफी ले लीजिए, चाय और कॉफी एक दूसरे के स्थानापन्न है। यदि चाय ना मिले तो हम कॉफी से काम चला सकते हैं। इसी प्रकार यदि मार्कर ना मिले तो हम बोर्ड पे नहीं, कम से कम पेन से कॉपी से तो काम चला सकते हैं। उसी प्रकार ये एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं हैं कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। अब स्थानापन्न, अब इस नियम की मान्यताएं हो गई। मान्यता नंबर 2 क्या थी? कि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। मान्यता नंबर 3 क्या है? कि इसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, या इसकी कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध ना हो। इस वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध ना हो, इसकी मान्यताएं भी हो गई। अब हम देखेंगे इस नियम के जो अपवाद हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या है? अपवाद क्या होता है? अपवाद से तात्पर्य यह है कि जो अपवाद मतलब कि इसका सीधा उल्टा, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा का सीधा उल्टा। इसमें क्या बताया गया है? इस परिभाषा में बताया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तब हम उसका उपभोग करते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तब हम उसका उपभोग मतलब कि उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी हम गलत बोल रहे हैं। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी हम कम मात्रा खरीदते हैं, और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी हम कम मात्रा खरीदते हैं। यही तो था मोम का नियम। इस नियम का सीधा उल्टा क्या है? कि किसी वस्तु की कीमत, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये देखिए अपवाद में क्या है, जैसे कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। इसमें ये होता है अपवाद में कि इसमें कीमत का कोई प्रभाव, फर्क ही नहीं पड़ता। कीमत का फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसमें अपवाद में होता है, इसका सीधा उल्टा होता है। इसमें क्या दिया गया है? जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इसकी बहुत मांग जो है कम हो जाती है। लेकिन अपवाद में क्या होता है? अपवाद में ये होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये अपवाद है मांग के नियम का। अपवाद जैसे कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं ये कौन सी होती हैं? हीरे जवाहरात, महंगी कारें वाली। जैसे कि हीरे की अगर कीमत 1 करोड़ है और बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई, ठीक है, तो क्या उसकी कीमत कम होगी या बढ़ेगी? उसकी कीमत बढ़ेगी,
क्योंकि ये प्रतिष्ठा सूचक, इसमें आदमी के मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसलिए मांग वक्र। अब मांग वक्र क्या है? जब हम किसी को रेखा चित्र के माध्यम से समझाते हैं उसे मांग, तो उसे वक्र कहते हैं। अब मांग वक्र क्या है? इन वक्रों में सबसे ज्यादा समस्या, बहुत लोग कहते हैं समझ में नहीं आता है, इस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, मांग वक्र क्या है? मांग वक्र सीधा सीधा है। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या करना होता है मांग वक्र में? देखिए हम शुरू से बता रहे हैं। मांग वक्र क्या है? सबसे पहले कोई भी अर्थशास्त्र में कोई भी चित्र बनाए, कोई भी वक्र बनाए, तो उसमें ये चीज कॉमन रहती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये चीज हमेशा कॉमन रहेगी और ये 0 पॉइंट है, वो बिंदु है। अब इसमें क्या करना, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं सेवा, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, और वस्तु की, ये वाई वस्तु की कीमत है, वाई वस्तु की कीमत, ये एक्स अक्ष है ना, एक्स वस्तु की मात्रा। अब क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 5 है, फिर 4 हो गई, फिर 3 रह गई, फिर 2 रह गई, फिर 1 रह गई। और यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम जितनी संख्या इधर है उतनी इधर हो जाएगी। अब क्या है, अब बहुत सिंपल चीज है। अब जब किसी वस्तु की कीमत में होती है, सेब है, वस्तु कौन सी? सेब है। सेब की जब 5 रुपए कीमत थी तो उसकी एक मात्रा मांगी, तो उसकी कितनी मांगी गई? 1 सेब की मांगी गई। लेकिन जब सेब की कीमत 4 रुपए हो गई तो उसकी 2 मात्राएं मांगी, तो 2 सेब हो, तो 2 सेबों की मांग की गई। लेकिन जब सेब की कीमत 3 रुपए रह गई तो 3 सेबों की मांग की गई। जैसे जैसे कीमत घटी वैसे वैसे मात्रा बढ़ी। जब सेब की कीमत 2 रुपए रह गई तो 4 सेब की मांग की गई, और जब सेब की कीमत 1 रुपए रह गई तो 5 सेब की मांग की गई। अभी जब सेब की कीमत 5 थी तो 1 सेब की मांग की गई थी, लेकिन जब सेब की कीमत 1 रह गई तो 5 सेब की मांग की गई। यही है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी जो मात्रा है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत कमी होती है तो उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। जैसे अब कमी क्या, इसमें वृद्धि है, अब कमी क्या, जैसे कि इधर से उल्टा है, कमी ये है कि जब इसकी कीमत 1 है तो इसमें क्या है, 5 सेब की मांग की गई। लेकिन जब सेब 5 सेब है तो 1 रुपए के हैं। जब इसकी जैसे कि वस्तु की कीमत में जैसे वृद्धि होती है, तो वृद्धि से मतलब क्या है कि जब जैसे जैसे इसकी कीमत में वृद्धि हुई और जैसे जैसे इसकी वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है। कमी क्या है, जैसे कि यहाँ पे वस्तु की कीमत कम है, वस्तु की जो कीमत है ये वाली कीमत है, यहाँ पे कितनी 1 है, तो यहाँ पर सेब की मात्रा कितनी मांगी गई? 5। वस्तु की कीमत में जैसे कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। वस्तु की जो कीमत 1 है तो इसकी मांग 5 है, लेकिन जैसे 2 हो जाती है वैसे इसकी मांग घटकर 4 रह जाती है। जैसे 3 होती है घटकर 4 से 3 हो जाती है, जैसे 4 होती है घटकर 3 से 2 रह जाती है। इसी प्रकार घटती जाती है। ये है मांग वक्र। मांग वक्र में ये चीज सब हमेशा वो रहती है न्यूट्रल, कि इतना ही से हमेशा बनाना पड़ता है, सिर्फ इतना हर वक्र में बनेगा। बाकी ये सब चीजें इसमें क्या बनाना है वो चीजें देखनी पड़ेगी।